Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 8th chapter 10th Reaching the Age of Adolescence part 1. हमारा खत्म हो चुका तो अब हम शुरू करेंगे part 2. If you like the video then please subscribe my channel, press the bell icon and like and share it. So let's start part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है और रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. जैसे हमारे मानव जीवन को हम 3 फेज में अगर डिवाइड करेंगे तो एक हुआ चाइल्डहुड और लास्ट में आएगा हमारी ओल्ड एज, तो बीच में हमारे है रिप्रोडक्टिव एज यानी कि द रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें हम रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है. इसी के लिए क्या जरूरी है, बॉडी का सही तरह से तैयारी जरूरी है. और इसमें क्या होता है, इसी स्टेज में कुछ हार्मोन सिक्रेशन होते हैं जो हमें कैपेबल करते हैं टू रिप्रोड्यूस. सो लेट्स स्टार्ट. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. एडोलेसेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब हम उनके टेस्टिस या फिर ओवारीज गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. यानी कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ओवारीज ओवा प्रोड्यूस करेगा. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट्स फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल एंड देन इन फीमेल. तो फिर ये गैमेट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी मेल में ज़्यादा है फीमेल के तुलना में. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी, that is 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. फीमेल में क्या होता है, प्यूबर्टी का एज स्टार्ट होता है 10 से 12 ईयर्स लेके इसी बीच स्टार्ट होता है और ये एंड हो जाता है 45 से 50 ईयर्स तक होके. द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द अनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी शुरू हो जाता है तो फिर ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है. The ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. 28 to 30 days के बीच ओवम मैच्योर होकर रिलीज होना शुरू हो जाता है. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg. इसी बीच हमारे यूटेरस की वॉल ठीक हो जाता है यानी कि और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है ताकि वो एग को रिसीव कर पाए. In case it is fertilized and begins to develop, this results in pregnancy. अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाए और आगे डेवलप होने के लिए तैयार हो जाए, शुरू कर दे, तो फिर इसी स्टेज को बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया. अपर पक्ष में क्या होगा, ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये डेवलप होके प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, 3 चीज सेट ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा. जैसे द रिलीज्ड एग, द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस और उसके साथ ब्लड वेसल्स. ये 3 चीज सेट ऑफ हो जाएगा. दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन वुमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. तो फिर वुमेन में इसी स्टेज में ब्लीडिंग होता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. तो menstruation occurs once in about 28 to 30 days. तो 28 to 30 days के बीच इस menstruation एक बार आ जाता है. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. तो फिर जब फर्स्ट फ्लो शुरू होता है menstrual flow का उसे menarche कहते हैं. तो at 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops. Stoppage of menstrual is termed as menopause. अरे ये जो एंड होता है उसको मेनोपेज कहते हैं. जैसे आपको पता है कि प्ले और पॉज, प्ले मतलब चालू होना और पॉज मतलब तो कम से कम पता है कि यानी कि स्टॉप हो जाना. तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. पहले दिनों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना रेगुलर नहीं होता. जैसे जितने दिन तक ये फ्लो होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा या कम दिन हो जाता है और फिर कभी कभी 28 डेज में नहीं होके 25-24 डेज में, ऐसे उस सही तरह रेगुलर नहीं होता पर बाद में ये सही हो जाता है.
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur। तो फिर ये साइकिल में क्या क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ एग होता है और इसका रिलीज होता है, फिर यूटेराइन वॉल का मोटापन आ जाता है, थिकनिंग होता है, और अगर प्रेगनेंसी ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर ये फ्लो करना शुरू हो जाता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन gets embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 9। अगर फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर ये यूटेरस में एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड हो जाना मतलब इसके अंदर समा जाना। जैसे आप अगर ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें ऑमलेट बनाने में उससे पहले आप उसमें अनियन और टमाटर ऐड करते हैं, तो ऑमलेट बनने के बाद वो टमाटर और प्याज का पीस ऑमलेट के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। ऐसे ही होता है और फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, और आगे क्या उसका डेवलपमेंट होता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। एक बच्चा बॉय होगा या गर्ल, ये कैसे पता चलता है। आई हर्ड माई मदर एंड माई ऑन्ट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी। They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl। तो फिर मम्मी और मेरी मौसी बात कर रहे थे, अरे उसका बच्चा होने वाला है, तो फिर ये बेबी लड़का होगा या लड़की। ये आम बात है, ये सोसाइटी में ये वेरी कॉमन बात है, हम बातें करते हैं, पर ये कैसे कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइडेड होता है, ये कैसा पता चले कि वो बॉय होगा या गर्ल। लेट्स सी। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby। ये fertilized egg या फिर जिसे हम zygote कहते हैं, उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन होता है जो ये डिटरमिन करता है ये बेबी आने वाला जो है ये बॉय होगा या गर्ल। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में होता है फर्टिलाइज्ड एग की। अब हम चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़े हैं, सेल उसका न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सेल का बीचों बीच होता है, उसमें क्रोमोजोम होता है, और उसी के क्रोमोजोम में हमारा कैसे कैरेक्टर होगा, ये सारे के लिए जीन होता है। तो दैट क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। प्रत्येक सेल में क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है, और उसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोजोम्स होता है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम नेम्ड X एंड Y। ए फीमेल हैज 2 X क्रोमोजोम्स, जैसे फीमेल में XX होता है, वाइल ए मेल में XY क्रोमोजोम होता है। द गैमेट्स जैसे कि एग और स्पर्म हुआ हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, तो फिर गैमेट्स में 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज है 1 X क्रोमोजोम, बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म्स 2 प्रकार का होता है मेल में। वन काइंड हैज एन X क्रोमोजोम एंड द अदर काइंड हैज Y क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम में एक में X क्रोमोजोम रहता है और एक में Y क्रोमोजोम रहता है। जैसे हम फिगर 10.4 देखें तो when a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosome। जैसे वो फर्टिलाइज करता है तो फिर X क्रोमोजोम में जाइगोट में 2 X क्रोमोजोम हो सकता है, तो फिर वो होगा एक फीमेल चाइल्ड। और अगर इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए Y क्रोमोजोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड। फर्टिलाइजेशन के टाइम में मेल यानी कि पापा अगर XY में से X क्रोमोजोम डोनेट करता है, फर्टिलाइज करता है, तो फिर वो होता है एक फीमेल चाइल्ड। और अगर Y क्रोमोजोम जाकर फर्टिलाइज करता है तो वो होता है एक मेल चाइल्ड।
Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. तो फिर सेक्स क्रोमोजोम ऑफ द फादर डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी का सेक्स कौन डिटरमिन करता है? उसका पापा ही डिसाइड करता है ये। और हमारे संसार में एक मीथ है सोसाइटी में कि मम्मी के ऊपर हम ये बोलते हैं कि मम्मी ने बेटा पैदा किया, बेटी पैदा किया, पर द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पापा। द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified. इसलिए माताओं को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बोलना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसके लिए पापा ही रेस्पॉन्सिबल है। Hormones other than sex chromosome. Look at figure 10.3 again. The chromosomes secreted by the pituitary stimulates testes. पिट्यूटरी द्वारा जो हॉर्मोन्स है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। वो टेस्टिस और ओवरी दोनों को स्टिमुलेट करता है प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है और इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ये ब्रेन में एक पार्ट बन के अटैच होकर रहता है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. तो फिर इसके सिवा और कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? और 3 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनका नाम है थायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। तो पहले पढ़ते हैं हम थायराइड के बारे में। भुजो एंड पहली हैड वंस विजिटेड देयर ऑन्ट who was a doctor and remembered that a boy called Kaka and a very big and bulging throat. तो फिर भुजो पहले अपनी अंकल जो कि डॉक्टर हैं उनके घर गए थे, ऑन्ट के घर गए थे। तो फिर उनका घर काका नाम की एक बॉय था और उनका थ्रोट जो है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था, बल्जिंग था। देयर ऑन्ट टोल्ड दैट द काका was suffering from goiter. ऑन्ट ने कहा कि काका को गोइटर डिजीज हो गया है। तो ये गोइटर क्या है? ए डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये डिजीज थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज है। क्या होता है इसमें थायराइड थायरोसिन सिक्रेशन नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता। तो काका's थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। काका का थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था और उससे गोइटर हो गया था। तो फिर द aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. aunt ने ये भी कहा कि बेटा क्या करें, अंकल तो डायबिटीज से परेशान है। बिकॉज हिज पेनक्रियास, क्यों परेशान है, उनका क्या कमी है? तो ये इसलिए है कि हिज पेनक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। पेनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है, ये अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सीक्रेट करे तो फिर उसको डायबिटीज होने का चांसेस है। भुजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर ऑन्ट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स। फिर उन्होंने पूछा एंड ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, व्हिच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। आपके क्लिनिक में जो जुला हुआ है वो सब क्या है? तो द ऑन्ट टोल्ड देम दैट, बेटा उन्होंने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स और वही हार्मोन्स मेंटेन करता है सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड में सॉल्ट लेवल बैलेंस करता है एड्रिनल और शुगर लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन। ठीक है, तो फिर एड्रिनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनालिन। एड्रिनल जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम है एड्रिनालिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बरेस्ड और वरी। तो फिर एड्रिनालिन का काम क्या है? ये हमको जब हम बहुत ओरीड हो जाते हैं या फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं तभी हमारा स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एड्रिनालिन का अहम भूमिका है। तो थायराइड एंड एड्रिनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑर्डर मिलता है थायराइड को और एड्रिनालिन को, फिर जाके एड्रिनल्स को, फिर जाकर वो दोनों थायराइड और एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड को यस सर बोलते हैं और थायराइड सीक्रेट करता है थायरोक्सिन
और एड्रेनल सीक्रेट करता है एड्रेनालिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद क्या करता है, पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, ये तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है व्हिच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, और ये हमारी नॉर्मल बड़ी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो फिर हार्मोन का और क्या क्या रोल है इंसेक्ट और फ्रॉग्स में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। अपने सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। क्या होता है, द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। कैटरपिलर की जिंदगी में पहले वो लार्वा हैच होकर कैटरपिलर, सिल्क मॉथ की जिंदगी शुरू होता है लार्वा से वो कैटरपिलर से वो लार्वा स्टेज होता है, कैटरपिलर से वो बन जाता है प्यूपा जिसके चारों ओर की कोकून होता है, फिर वो बन जाता है मॉथ। तो फिर वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ बनने के लिए उससे काफी कुछ दौर से गुजरना पड़ता है स्टेजेस से। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिमिलरली द टेडपोल passes थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम ए फ्रॉग। ऐसे ही फ्रॉग भी एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए टेडपोल से होके काफी कुछ स्टेजेस देकर उसको जाना पड़ता है। जैसे द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, और वही लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज को आने तक जो जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट में ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से, और फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है थायरोक्सिन से। और थायरोक्सिन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। क्लियर। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। पर एक बात है, ये थायरोक्सिन यूं सीक्रेट नहीं हो जाता, वो चाहता है कि वाटर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन रहे। तो फिर थायराइड से थायरोक्सिन प्रोडक्शन होने में वाटर में आयोडीन होना जरूरी है। तो इफ द वाटर इन व्हिच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। जिस पानी में लार्वा हैच हुए हैं तो फिर टेडपोल्स है, उसी पानी में सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन होना चाहिए, नहीं तो ये एडल्ट बेचारे, ये टेडपोल बेचारे कभी एडल्ट नहीं हो पाएंगे, वो तो टेडपोल के टेडपोल रह जाएंगे। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? तो फिर अगर सफिशिएंट मात्रा में हम अपने आयोडीन नहीं लेंगे तो फिर हम भी ये गोइटर के प्रॉब्लम में सफर कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन। अभी आपको पता चला कि आयोडाइज्ड नमक खाना कितना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हमको मन में क्या तस्वीर आता है, हम सोचते हैं कि एक चुस्त फुस्त तंदुरुस्त शरीर, बट नो इट्स नॉट सफिशिएंट। इसके साथ हमको चाहिए एक खुश और खुशहाल और स्वस्थ मन। और तो फिर व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज इंडिविजुअल्स हेल्थ? द कंप्लीट डेफिनेशन इज द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशन में कोई स्वस्थ रहना चाहिए, तब भी जाकर उससे कहते हैं कि वो एक हेल्दी प्राणी है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग का कुछ चीज के ऊपर, चाहे आप छोटे हो, बूढ़े हो या फिर मिडिल एज में हो, किसी भी एज में हो, आपको 3 चीज का ध्यान रखना जरूरी है अगर आप सही हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये तीनों जरूरी चीज क्या है? नंबर 1 बैलेंस डाइट, और नंबर 2 पर्सनल हाइजीन, और 3 है फिजिकल एक्सरसाइजेस। आइए अब डिटेल में आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, पर्सनल हाइजीन और एक्सरसाइजेस क्या है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। और ये तीनों चीज का ध्यान और भी ज्यादा अच्छे तरह रखना चाहिए जब आपका एडोलेसेंट स्टेज आता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स, एक एडोलेसेंट के लिए उसका क्या क्या जरूरी तत्व चाहिए खाने में। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिर एडोलेसेंस स्टेज में हमारा ग्रोथ बहुत जोर का होता है और डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड होता है। हैंस द डाइट फॉर एन, इसीलिए डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान। इसीलिए एडोलेसेंट की हम उसका इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो जो मन करता है वही खाओ, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम वेरी केयरफुली उसका डाइट को प्लान करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ हेल्दी
एडल्ट होके बढ़े। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट बैलेंस डाइट इज, रिकॉल that a balanced diet means that the meals include protein, carbohydrate, fats, vitamins and in requisite proportion। तो बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये सब सही मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, कोई ज़्यादा हो कम हो चलता है, ऐसा नहीं है। वो अपनी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। हमारे इंडियन मील में तो रोटी, राइस, दाल रहता ही है और इसके साथ वेजिटेबल भी रहता है, तो ये हो गया एक बैलेंस्ड मील। ऐसे मिल्क को भी एक बैलेंस्ड फूड के हिसाब से माना गया है। और फ्रूट्स तो ज़रूरी है हमको नरिशमेंट देने के लिए, और इन्फेंट्स के लिए मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नीड नरिशमेंट दैट दे नीड। तो फिर मदर्स मिल्क ही सफिशिएंट है उसके सारे ज़रूरतों और नरिशमेंट को पूरा करने के लिए। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents। आयरन हमारे ब्लड प्रोड्यूस करता है, तो आयरन रिच फूड जैसे कि हमारे पत्ते वाला सब्जी हुआ, पालक, मेथी, सरसों का साग, ये सब लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही जरूरी है हमको आयरन के लिए। और क्या क्या, गुड़, मीट, साइट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये सारे साइट्रस फ्रूट है। और इंडियन गुजबेरी, आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर है, ये सब एडोलेसेंट्स के लिए जरूर चाहिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। ऐसे लंच एंड डिनर में भी हम सावधानी से प्लान करके ले सकते हैं खाना। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। ये बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस जरूरी होना चाहिए। डज इट इंक्लूड सीरियल्स which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth। तो फिर इसमें सीरियल्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि सीरियल हमको काफ़ी एनर्जी देता है। और मिल्क, मीट, नट्स, पल्स ये भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोटीन है और हमारी ग्रोथ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। हाँ, उसमें फैट और शुगर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमको एनर्जी देते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में क्या सोचे हैं? ये सारे तो प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव फूड मतलब ये हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं और हमको रोग से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। तो फिर चिप्स हुआ या फिर पैकेट और टिन स्नैक्स हुआ, तो दो वेरी टेस्टी, ये अच्छा लगता तो है पर नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप अपना लंच डिनर नहीं करके ऐसे एक पैकेट नमकीन खा लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमको एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देंगे। Activity 10.5. Get idea from the picture given in figure 10.6. Prepare a chart or poster and paste them in the class so that you are aware of the diet for adolescents। तो फिर जैसे चित्र में देखा गया है ऐसे ही एक चार्ट बनाइए या फिर पोस्टर बनाइए और इसको लेके आप क्लास में ही चिपका दीजिए, ताकि हर कोई इसको देखे, आप भी खुद देखें और आपको पता चले, अरे हाँ मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो फिर ये सबका काम कहा जाएगा। You may use your creative ideas and present it like an advertisement। जिसे एडवर्टाइजमेंट देखने से हमको एक बात का जानकारी मिल जाती है और फिर हम वो मानने लगते हैं। ऐसे ही आपका ये चार्ट एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा। You may even organize a competition on this topic। इसी टॉपिक में आप एक कंपटीशन भी हेल्ड कर सकते हैं, ताकि सब इसके बारे में डिस्कस करें और सबके मन में अवेयरनेस बढ़े। पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या है? अपना खुद का साफ सुथरा होने का देखभाल करना, जैसे रोज का नाखून काटना, अपना बाल का प्रॉपरली ऑयलिंग करना और रेगुलर इंटरवल में उसका क्लीनिंग करना, शैम्पू करना। तो फिर ये हो गया। और अंडर आर्म्स का प्रॉपर केयर करना। तो फिर एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट प्रत्येक दिन एक बार नहाना तो जरूरी चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली। क्योंकि टीनेजर्स में क्या होता है, एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाता है स्वेट ग्लैंड्स का, तो फिर स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो फिर हमारे कपड़े उसको एब्जर्व कर लेते हैं और फिर एक बदबू सा जैसे स्मेल आने लगता है। तो फिर है ना, कपड़े बार बार चेंज करने का, नहाने का टाइम। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। हमारी बॉडी के हर पार्ट को, अंडर आर्म्स को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए।
क्या आप गंदी बदबूदार होगे तो क्या क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है ना। तो क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर और चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर क्लीनलीनेस सही तरह मेंटेन नहीं हुआ तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको जल्दी ही पकड़ लेता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स को तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में ज़्यादा साफ सुथरा रहना जरूरी है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कब होगा इसके लिए वो प्रिपेयर रहना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फिर वो चाहे सैनिटरी नैपकिन यूज करें या फिर घर का होममेड पैड यूज करें, कोई बात नहीं, पर साफ सुथरा रहना जरूरी है। और 4 से 5 घंटे के बीच इसको चेंज करना भी जरूरी है अगर ज़रूरत हो तो। फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में बैठ के कर लें, इतना ही जरूरी नहीं, सफिशिएंट नहीं है। तो फिर उसके साथ साथ क्या है, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमको बाहर थोड़ा वॉक करना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए और प्ले भी करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। चाहे बॉय हो या गर्ल हो या फिर एडल्ट को भी हमको रेगुलर वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज और आउटडोर गेम खेलना चाहिए। तो फिर हमारे कुछ अंधविश्वास है, मीथ्स है, यानी कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। टाबूज, डूज एंड डोंट्स क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव लर्न्ड हियर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देयर आर मेनी रॉन्ग नोशंस व्हिच you should now be able to discard as informed adolescents. For example, जैसे कि there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescents experience. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts. अब तो आपका खुद का भी नॉलेज हो गया है, आप खुद भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, अरे हाँ ये सब बेसलेस आर्गुमेंट्स है, इसका कोई बेस नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। तो फिर क्या है वो, a girl becomes pregnant if she looks at boys during menstruation. menstruation के टाइम में अगर एक गर्ल एक बॉय को देख ले तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है ये न्यूज। तो द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर चाइल्ड। बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, मदर को, ये मदर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ये तो इसके लिए फादर ही रेस्पॉन्सिबल है। The girl should not be allowed to work in the kitchen during menstruation. menstruation के टाइम में गर्ल को किचन में काम करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि menstruation के टाइम में अपना क्लीनलीनेस का बराबर ध्यान रखना है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप किचन मत जाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. तो एडोलेसेंट के टाइम में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर होता है और माइंड के अंदर भी होता है, ये तो एक नॉर्मल पार्ट है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं और ग्रो करना एक नॉर्मल पार्ट ऑफ बड़ी एक्टिविटीज है। हमारे एज के हिसाब से हम तो बढ़ेंगे ही। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। इसी बात को लेकर, अपना फिजिकल चेंज और मेंटल चेंज को लेकर आप कंफ्यूजन या फिर इनसिक्योरिटी पैदा मत कीजिए। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर किसी ने आपको कहा अरे भैया क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है, इनसिक्योर फील कर रहे हो, चलो ये ड्रग्स ले लो, तो ना बाबा, आप बिल्कुल ही ना बोलना है उसको, क्योंकि अगर एक डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब किए तभी जाकर आप ड्रग्स ले सकते हैं। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि ड्रग्स सब एडिक्टिव होते हैं। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप उसको एक बार लेना चाहें ले ले, तो यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, आप उसको बार बार लेने को मन करेंगे। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, और लास्ट में क्या होगा, आपका बॉडी को अंदर से खोखला कर देंगे। दे रुइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आपके सारी स्वास्थ्य, संपद और ये खुशियाँ लूट जाएगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स व्हिच इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। आप एड्स के बारे में तो सुने ही होंगे, और ये होता है HIV वायरस से। दिस वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। और ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके कई कारण हैं। इसमें से एक है, अगर
इन्फेक्टेड पर्सन जिस सिरिंज में अपना ड्रग्स ले रहा है उसी सिरिंज में आप भी ड्रग्स लेंगे तो फिर आप इन्फेक्टेड होने का चांसेस है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। तो अगर एक इन्फेक्टेड मदर अपनी बेटे को मिल्क पिला रही है तो फिर उसी के थ्रू भी बच्चा को HIV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। और ये और भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो फिर दिस आर द रीजंस। आइए देखते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या है। You might be knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys। हमारे देश में जैसे कि आपको पता है कि लड़कियों के लिए 18 years और बॉयज के लिए 21 years शादी करने का, इसके बाद आप कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्योंकि टीनेज मदर्स जो है भले ही वो 10 to 12 years के बीच कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, पर उनको शादी उसी टाइम में नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं हुए होते हैं। और भी अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। ऐसे में बच्चा जच्चा दोनों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इट ऑल्सो कटल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग वुमेन एंड मेकर्स मेंटल एगोनी एज शी इज नॉट रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड। और हाँ, लड़की को अपनी करियर सेट करने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, अपनी करियर आगे की ग्रोथ के लिए हमको उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। इसीलिए अर्ली मदरहुड हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.